फिर SSC MTS और CHSL की स्ट्रैटेजी बना दीजिए, हम लोग बहुत परेशान हैं। बेटा पढ़ लो, यहाँ पे पढ़ाई से ज़्यादा स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, मतलब सॉरी स्ट्रैटेजी से ज़्यादा पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पढ़ाई कर लो, ये काम आ जाएगा। स्ट्रैटेजी तो फिर भी हम दे ही देंगे, कोई ना कोई तो दे ही देगा, बना देंगे स्ट्रैटेजी का वीडियो भी। लेकिन यार इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है जहाँ पर आपको सीधा क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में है वो जानने को मिल रहे हैं। तो विच आर्किटेक्चरल स्टाइल इज़ बेस्ट डिस्क्राइब बाई द फॉलोइंग फीचर्स? रिब्ड वॉल्स, पॉइंटेड आर्क्स, फ्लाइंग बट्रेस एंड स्टेन्ड ग्लास विंडोज। निम्नलिखित विशेषताओं द्वारा किस स्थापत्य शैली की सबसे अच्छा वर्णन किया गया? धारीदार मेहराब, नुकीले मेहराब, उड़ते हुए बेट्रेस और रंगीन कांच की खिड़कियाँ। मुगल, डेक्कन, इंडो इस्लामिक या गॉथिक? बता। अब मैं आपको हिंट देता हूँ। इस आर्किटेक्चर की पिक्चर मैंने कुछ दिन पहले, लगभग 6-7 दिन पहले, 7-8 दिन पहले अपलोड करी। 7-8 नहीं, 9-10 दिन हो गए, अपने चैनल पर अपलोड करी थी। रफली शायद मैंने किया था 22 तारीख को, ऐसा कुछ दिन होगा। बता। सर क्लास रुक रहा है, थोड़ा तेल डालो उसमें, ठीक है, फिर मूव करेगा एकदम से। ठीक है, तो मैंने ये पिक्चर डाली थी कुछ दिन पहले, एंड दिस पिक्चर इज़ क्लिक्ड बाय मी ओनली। ओके, ये पिक्चर कहाँ की है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा ये, ठीक है, पॉइंटेड यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पॉइंटेड टाइप, बहुत पॉइंटेड देखने को मिलेंगे। दिख रहा है आपको पॉइंटेड? ये ग्लासेस लगे हुए हैं, फ्रंट से लिया गया है। ये है मध्य रेल, ये एक्चुअल में छत्रपति शिवाजी जो आपका रेलवे स्टेशन है मुंबई का, वो विच इज़ दी ओनली रेलवे स्टेशन इन इंडिया विच इज़ इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, ये यूनेस्को, ठीक है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये एक, जो रेलवे स्टेशन है, इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जब आप इसको बाहर से देखेंगे एकदम कतई देख रहा हो, ये तो छोटा सा एक व्यू लिया गया है, बाकी जब पूरा व्यू देखते हो तो आपको बहुत एकदम काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो ये है आपका गॉथिक स्टाइल। यहाँ पर एक क्वीन की देख रहे हैं आप, ये ठीक है, ये बना है, पता है कब बना था ये रेलवे स्टेशन? लिटन के टाइम पे 1877 में ये बनना स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंटेड हैं, सारी चीज़ें पॉइंटेड हैं। इसको हम बोलते हैं गॉथिक आर्किटेक्चर। ये जो आपका सेंट्रल यूरोप है वहाँ से निकल के आया ये आर्किटेक्चर। ओके, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड लीक इन टोक्यो 1942। यस, ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द गदर मूवमेंट एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद हिंद फौज। तो गदर मूवमेंट की अगर बात करेंगे तो गदर पार्टी कब बनी थी? 1913 में सैन फ्रांसिस्को में बनी थी, जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर था। और इसको मेनली जो पंजाबी कम्युनिटी के लोग थे, जैसे कि लाला हरदयाल, सोहन सिंह भागना, भाई परमानंद, इन लोगों ने इसको फॉर्म किया था। 1914 में इनसे एसोसिएटेड एक इवेंट है गदर पार्टी से, ज़रा उसका नाम बताइए। और आज़ाद हिंद फौज को उन्होंने फॉर्म किया था। आज़ाद हिंद फौज आपको पता है, ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसमें इंडियन जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें इंडियंस भी थे। तो उन इंडियंस को, क्योंकि जापान अगेंस्ट में था ब्रिटेन के, तो उनको कब्जे में ले लिया था जापानीज़ ने। तो राज बिहारी बोस ने जापानीज़ से बोला कि भाई हमें ये दो इंडियन जो सोल्जर्स जिनको आपने कैप्चर कर रखा है, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि हम खुद ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो उन प्रिजनर्स ऑफ वॉर का यूज़ करके आज़ाद हिंद फौज को बनाया। बाद में इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को इसकी लीडरशिप जो है ट्रांसफ़र कर दी। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा मोहन सिंह इसके फाउंडर थे, तो वो भी ध्यान रखिएगा। ही वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस टाइटल ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, जो जापान का एक टाइटल है, बिल्कुल सही है। ही वॉज इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। ये बिल्कुल गलत है, हमें पता है इंडियन आर्मी के फर्स्ट कमांडर इन चीफ KM करियप्पा थे, ना कि राज बिहारी बोस। यहाँ तक कि उनकी डेथ ही हो गई थी इंडिया को आज़ादी मिलने से पहले ही। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट कमांडर इन चीफ तो हो ही नहीं सकते हैं। 1914 में एक इंसिडेंट हुआ था जिसको हम जानते हैं कोमागाटा मारू इंसिडेंट। कोमागाटा मारू इंसिडेंट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच कन्फिडर फॉर इट्स एक्जिक्विजिट स्कल्पचर्स। इसके अगर आप मूर्तियों को देखेंगे तो आपको मज़े आ जाएंगे, मतलब ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है, मतलब काफ़ी एग्जॉटिक स्कल्पचर्स हैं। तो ये आपका कंदरिया महादेव टेम्पल, जिसको बनवाया था किसने? चंदेल डायनेस्टी के रूलर्स ने। कंदरिया महादेव, इट इज़ अ पार्ट ऑफ खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। ठीक है, खजुराहो जो टेम्पल्स हैं उसका पार्ट है कंदरिया महादेव टेम्पल।
बृहदेश्वर टेम्पल ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तो बृहदेश्वर टेम्पल दो है, एक तो तंजौर में है और एक गंगई कोंडा चोलापुरम में। गंगई कोंडा चोलापुरम, ठीक है। तंजौर की अगर बात करेंगे तो इट वाज बिल्ट बाय राजा राजा द फर्स्ट, ठीक है। और गंगई कोंडा चोलापुरम की अगर बात करेंगे तो इट वाज बिल्ट बाय राजेंद्र चोला द फर्स्ट। इसको हम राजराजेश्वर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। सन टेम्पल एट मोधेरा जो है ये सोलंकी डायनेस्टी रूलर्स ने बनवाया था, ध्यान रखना है। और लिंगराज टेम्पल कहाँ पर है? ये तो गुजरात में आपका पड़ता है, गुजरात में। बृहदेश्वर आपका तमिलनाडु में, ये आपका मध्य प्रदेश में, और लिंगराज आपका पड़ता है उड़ीसा में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नहीं है जुहू बीच, वहीं से शायद बोट राइड भी मिलती है एलिफेंटा के लिए, एलिफेंट आइलैंड के लिए। एंग्लो रशियन रिवालरी सब्सिडरी ट्रीटी 1839, लेकिन रात का अलग ही नज़ारा होता है वहाँ पे। सर चार्ल्स नेपियर रिवर सिंध ट्रीटी ऑफ 1832, बताइए जल्दी से। अरे बताइए भाई जल्दी से राजा जी। चलो भाई, तो एंग्लो रशियन रिवालरी, अंग्रेज़ों और रशियन की रिवालरी क्यों थी? तो था ये, जब मैंने आपको एंग्लो अफगान वॉर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि रशियंस का थ्रेट था। यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, रशियंस आ रहे थे। अब रशियंस आ रहे थे तो थ्रेट था ब्रिटिशर्स को कि रशियन इंडिया तक ना आ जाए, नहीं तो कैंची बना देंगे हमारी ये मारते मारते। तो अफगान्स को एज ए बफर स्टेट इन्होंने बनाना चाहा, जिसकी वजह से इन्होंने पपेट रूलर इंस्टॉल किए, जैसे वो दोस्त मोहम्मद वगैरह, ठीक है। लेकिन वो चल नहीं पाया, ठीक है। तो एंग्लो रशियन राइवलरी का थोड़ा उसी से ही लेना देना यहाँ पे है, ठीक है। यूजिंग अफगानिस्तान एज अ बफर स्टेट, ओपन सिंस रिवर्स एंड रोड्स टू ब्रिटिश ट्रेड, ओके ओके। फोर्स डोनामिनेट ये नहीं होगा। लेट ब्रिटेन टू एक्सपैंड इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान एंड पर्शिया, ये सही आंसर होगा इसका, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको रिलेट कर सकते थे एंग्लो अफगान वॉर, अगर आपको याद था उस टाइम पे, ठीक। ओके ऑल राइट, तो ए का 5 हो गया। वैसे आंसर आ गया है वैसे आंसर आ चुका है, बट फिर भी करेंगे आगे हम, ठीक है। अब जैसे रिवर सिंध की बात हो रही है डी में, तो डी का 3 4 1 2 3 4 1 2, ओके। सिंध 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 सिंध, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो फर्स्ट में सिंध है, सेकंड में सिंध है, फोर्थ में भी सिंध है, लेकिन थर्ड में कहीं सिंध वगैरह की बात नहीं हो रही है। ये सिंध है, तीन सिंध पहले ही मौजूद हैं, तो इनमें से कोई ना ही कोई होगा। मतलब आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप सोच सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। तो डी का 3 तो नहीं हो, डी का क्या बोलते हैं ये वाला, एक सेकेंड पूरा कर ही लेते हैं, ठीक है। ऐसे में ज़्यादा आई थिंक कन्फ्यूज़न डेवलप होगा। सब्सिडी ट्रीटी 1839, अब आपको हो सकता है लगे कि सर सब्सिडी ट्रीटी 1839 में तो नहीं आई थी, 1798 में आई थी। क्यों लग सकता है ना आपको कि सर 1798 में आया था? वो सब्सिडी अलायंस था जो कौन लेके आया था? वेलेस्ली लेके आया था, जिसको इंट्रोड्यूस सबसे पहले डुप्ले ने किया था, फ्रेंच गवर्नर जनरल ने। वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। उससे कंफ्यूज मत करना, दोनों में प्रोविज़न सेम ही थे। जैसे इसमें प्रोविज़न क्या था कि आपको एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपने कोर्ट में रखना होगा, अपनी आर्मी को हटाना होगा और ब्रिटिश आर्मी को रखना होगा, और आप ऐसे ही किसी रूलर के साथ ट्रीटी में एंटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स्ड ऑन द आमिर्स ऑफ सिंध बिफोर एनेक्सेशन, यानी ये जो आमिर थे सिंध के, उन पे फोर्स किया गया था। 5-2 अभी तक तो यही है, और तो कोई है नहीं। चार्ल्स नेपियर की अगर बात करेंगे तो चार्ल्स नेपियर सी का 2 3 5 2, ओके। चार्ल्स नेपियर को फोर्स तो नहीं किया गया होगा किसी चीज़ में, चार्ल्स नेपियर ने किसी चीज़ को लीड किया होगा। तो सी का आप थोड़ा सा इस तरह से रिलेट कर सकते थे कि सी का या तो 4 होगा या तो 5 होगा। तो ऐसे आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे कि चार्ल्स नेपियर किसी चीज़ को फोर्स तो करेगा नहीं, और उसकी खुद की कॉमर्शियल वैल्यू तो होगी नहीं चार्ल्स नेपियर ने। चार्ल्स नेपियर एक इंसान का नाम है, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान का नाम लिखा, दैट इज़ चार्ल्स नेपियर, ठीक है। एंड ही लेड, अगर आप देखो तो ही लेड, मतलब कौन मिलिट्री कैंपेन लीड करेगा? कोई आदमी ही लीड करेगा भाई, कोई आदमी लीड करेगा, ट्रीटी तो लीड नहीं करने लगेगी आर्मी को। तो बहुत आसान है कि सी का 4th ही होगा। और अगर आप ये भी पकड़ लिए थे तो भी ऑप्शन नंबर ए ही आंसर था। मैं आपको ये बता रहा हूँ जैसे वो एक 3 इडियट्स में, तुम लोग को याद है वो सीन, इस चेयरमैन की कैंची बनवाई जाए। अच्छा सर आपका लेवल 2 बेस्ट है, कल एग्ज़ाम दिया था। अच्छा चलो बढ़िया है, लेवल 2 काम आया, ऐसे ही वहाँ पे भी काम आएगा। तो उसमें एक सीन है, ये हिंदी में है, 3 इडियट्स में,
ना प्री राजनाइजेशन ऐसा करके वो वर्ड लिखता है एंड, है ना, तो बोलता है हेलो वी डोंट हैव द होल डे, जस्ट टेल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, है ना। तो फिर वो बोलता है कुछ ऐसा होता है ना कि नहीं नहीं सर मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, वो तो आप मुझसे अच्छा जानते हैं, मैं तो आपको ये तो बता रहा हूँ कि पढ़ाना कैसे है। तो वही मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है। पढ़ना तो आप मुझसे अच्छा जानते हैं कि पढ़ा कैसे जाता है, लेकिन बिना पढ़े क्वेश्चन को कैसे सही किया जाता है ये मैं सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। असर्शन और रीज़न। रोज ऑफ सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म, ठीक है, rows of circular brick platforms at Harappa were used for religious ceremonies. These platforms were found to contain wheat and barley grains. ये आई थिंक नॉलेज से हो जाएगा, इसमें कोई निट्टो वगैरह की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं कि मोहनजो में एक ग्रेट ग्रैंडरी होती है एंड हड़प्पा में 6 ग्रैंडरीज इन ईच रो होती हैं और वहाँ पर सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, पीछे भी टीसीएस ने पूछा है एसएससी में कि किस तरह के ब्रिक प्लेटफॉर्म है। सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म है हड़प्पा में, ध्यान रखना। और इन ब्रिक प्लेटफॉर्म को क्योंकि ग्रैंडरी के बाहर हैं तो भाई धार्मिक पर्पसेस से तो यूज़ करेंगे नहीं, वहाँ पे अगरबत्ती तो खोसेंगे नहीं, तो क्या करेंगे भाई, सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म है तो अनाज को पीसेंगे ब्रिक प्लेटफॉर्म में, ठीक है। तो वहीं पे था ये ग्रैंडरी में जो 6 ग्रैंडरीज इन नेचर है। तो यहाँ पर गलत क्यों है? क्योंकि रिलीजियस सेरेमनी के लिए यूज़ नहीं किया जाता था, इट वॉज यूज्ड फॉर दी ग्रेनिंग, ठीक है। तो पहला वाला गलत है असर्शन। दीज प्लेटफॉर्म्स वर फाउंड टू कंटेन व्हीट एंड बार्ले ग्रेन्स। बिल्कुल, क्यों व्हीट एंड बार्ले ग्रेन्स क्यों होंगे उसमें? क्योंकि वहाँ पर वो है ग्रैंडरी है, अनाज रखा जाता था, वहीं पे पिसाई होती थी तो व्हीट और बार्ले के ग्रेन्स मिले, तो वहीं से तो हमें पता चला, ठीक है। तो रीज़न इज़ ट्रू बट असर्शन इज़ फॉल्स। वो अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द पराक्रम दिवस। तो हमें पता है 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था 1897 में, जिस साल रामकृष्ण मिशन की फाउंडेशन रखी थी स्वामी विवेकानंद जी ने। और इसी दिन हम पराक्रम दिवस मनाते हैं जिस दिन आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है। Which modern ruler is credited with the establishment of the spy system in his empire? तो स्पाई सिस्टम अपने साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? बिंदुसर, बृहद्रथ, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य? बृहद्रथ के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट ऐसा क्या है जरा बताइए तो। आंसर चंद्रगुप्त मौर्य होगा। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करेंगे तो स्पाई सिस्टम डेवलप किया था और उसके पीछे मेन जो क्रेडिट जाता है वो चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य को जाता है, ठीक है। इन्होंने इनकी किताब अर्थशास्त्र जो 15 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है, 15 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है, उससे हमें पता चलता है कि किस तरह से स्पाई सिस्टम और साथ ही साथ चाणक्य ने विष कन्याओं का कॉन्सेप्ट भी चला रखा था कि अगर मान लो कोई रूलर है, किसी को भी मारना है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, चाणक्य ने कुछ लड़कियों को पकड़ रखा था और उनको थोड़ा थोड़ा जहर देते थे। थोड़े जहर से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं था, लेकिन धीरे 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 वो विषकन्या बन गई क्योंकि उनके सलाइवा में एक तरह से जहर आ गया। अब अगर मान लो किसी को मारना है, किसी रूलर को कोई थ्रेट पोज कर रहा है, उसको अगर मरवाना है तो क्या करना है उसको क्या करना है, विष कन्या को उसके पास भेज देना है। अब वो विष कन्या है, इतना ही काफ़ी है रूलर के लिए, कन्या आगे का काम विष कर देगा, ठीक है। तो जब कन्या मिलेगी रूलर से तो रूलर खुद के हार्मोन्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसके कांटेक्ट में आएगा और जब कांटेक्ट में आएगा क्योंकि उसके सलाइवा में विष है तो बस वो रूलर गया। तो इसीलिए तुमसे बोलते हैं बेटा सावधान रहो, सतर्क रहो। खैर आगे बढ़ते हैं। बृहद्रथ की अगर बात करेंगे तो ये लास्ट रूलर था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जो अच्छा बताओ कि जो दशरथ मौर्य थे उन्होंने कौन सी केव्स बनाई थी जो अशोक के पोते थे? विच पाल रूलर इज नोन फॉर फाउंडिंग द ग्रेट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी एट विक्रमशिला? एसएससी चेयरमैन को भिजवा दिया जाए क्या विश करना? क्यों, क्या कहते हो? क्यों? चलो खैर ये सब नहीं, आगे बढ़ते हैं। धर्मपाल बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। गोपाल की अगर बात करेंगे तो ओदांतपुरी, ठीक है, ओदांतपुरी। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने एस्टैब्लिश करी थी? नालंदा यूनिवर्सिटी जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था किसके द्वारा? कुमारगुप्त। डिस्ट्रॉय किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। Which of the following best captures the broader geopolitical shift triggered by the decisive defeat of the Nawab of Carnatic's forces in their confrontation with the European powers?
बताइए। हिंदी में ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूरोपीय शक्तियों के साथ टकराव में कर्नाटक के नवाब की सेनाओं के निर्णायक हार से उत्पन्न व्यापक भू राजनीतिक बदलाव को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? अब फिर से मैं वही कहूँगा, लग सकता है लंबा चौड़ा, लग सकता है कि हमने नहीं पढ़ा, लेकिन धैर्य रखो, बस तुम पढ़ो उसको। कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो बेस्ट इस चीज़ को कैप्चर करता है? ब्रॉडर जियोपॉलिटिक्स किसकी हुई? नवाब ऑफ कर्नाटक की। क्या ऐसा यूरोपियन पावर्स कि उसमें मतलब क्या इसने ट्रिगर किया किस चीज़ को? इट रिवील्ड सिस्टमेटिक वल्नरेबिलिटीज इन नेटिव मिलिट्री structures, prompting European companies to transition from trade to political hegemony. It disillusioned European companies, resulting in a strategic withdrawal from an inland military affairs. भाई यूरोपियन, अब नवाब ऑफ कर्नाटक की हार हुई है, यूरोपियंस की जीत हुई है, डिल्यूजन इनके मन में क्यों आएगा? यूरोपियन कंपनीज डिसल्यूजन हो गई, ठीक है, और वो स्ट्रैटेजिक उनका विदड्रॉल हो गया इनलैंड मिलिट्री अफेयर्स। उन्होंने कभी युद्ध ही नहीं लड़ा यूरोपियन पावर्स में। ब्रिटिशर भी तो यूरोपियन पावर ही हैं, कि उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा आगे। बिल्कुल गलत बात है। इट कंसोलिडेटेड इंडिजिनस अथॉरिटी, फोर्सिंग यूरोपियन ट्रेडर्स इनटू कमर्शियल ट्रेटीज अंडर लोकल ओवरसाइट। भाई जीत यूरोपियंस की हुई है। इट स्टैब्लिश्ड अ स्टेबल डुअल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बिटवीन इंडियन प्रिंसिपलिटीज एंड फॉरेन चार्टर्ड कंपनी। सब बकवास है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इट रिवील सिस्टमेटिक वल्नरेबिलिटीज, जो सिस्टमेटिक वल्नरेबिलिटीज़ हैं नेटिव मिलिट्री स्ट्रक्चर की, कि यूरोपियंस समझ गए, ठीक है, ट्रेड करने आए थे ये, लेकिन जब इनको ही समझ में आया कि भाई ये बड़े वल्नरेबल, इनके मिलिट्री स्ट्रक्चर में सेंध लगाई जा सकती है, तो इन्होंने ट्रेड से पॉलिटिकल हेजमनी की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। दिस वॉज द स्ट्रैटेजिक जियो पोलिटिकल शिफ्ट विच वॉज ट्रिगर्ड बाई डिफीट ऑफ कार्नेटिक्स नवाब। ठीक। Limited French settlements to India to trading ports only. The French could no longer station troops or fortify their factories after the treaty. बता। अब हमें पता है कि 3 आपके एंग्लो कर्नाटिक वॉर हुए थे, यानी एंग्लो कर्नाटक युद्ध, जिसमें जिनको मेनली अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में, दैट इज़ ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में राइवलरी मानते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ था वो 1740 से लेके 48 के बीच में हुआ था, एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ऑस्ट्रिया में इन दोनों के बीच में वॉर चल रही थी सक्सेशन के लिए, उसी का ही एक्सटेंशन था ये, जो यहाँ पर इंडिया में लड़ रहे थे। ठीक। और इसका एक पार्ट है बैटल ऑफ सेंट थोम हुआ था फर्स्ट वाले बैटल में, ठीक है, वो जो फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वॉर था। देन सेकेंड वाला होता है 1749 से लेके 54, ठीक है, 49 से लेके 54 तक होता है दूसरा वाला। एंड जो तीसरा होता है थर्ड, जो कि डिसाइसिव था, जो फाइनल था, वो 1758 से 63 के बीच में होता है, और इसी का पार्ट था बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश। और इसी के बाद में हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसके बाद इनके बीच में जो युद्ध है वो ख़त्म हो गए थे। यहाँ पर फ्रांसीसियों को इंडिया में बोल दिया गया था कि अब तुम अपने ट्रूप्स को स्टेशन नहीं कर सकते हो और फोर्टिफिकेशन भी नहीं कर सकते हो, यानी कि जो फोर्ट बना रहे वो सब भी नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से ट्रीटी ऑफ पेरिस ने फ्रेंच सेटलमेंट्स को भारत में लिमिट कर दिया था सिर्फ ट्रेडिंग पोस्ट तक। बस ट्रेड कर सकते हो, ट्रूप यानी कि नहीं रख सकते हो, आर्मी नहीं रख सकते हो, ना ही कोई किला बनवा सकते हो। दोनों सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी है। भले यहाँ पे ओनली है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ ओनली का यहाँ पर उस तरह का सेंस बन नहीं रहा है, जिसलिए हम उसको एलिमिनेट करते हैं, जिस वजह से वो गलत होता है। द ट्रीटी ऑफ पेरिस लिमिटेड फ्रेंच सेटलमेंट टू इंडिया टू ट्रेडिंग पोस्ट ओनली, सिर्फ ट्रेडिंग पोस्ट तक ही सीमित कर दिया था उसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब वो ट्रूप स्टेशन नहीं कर सकते थे। वैसे तो ये चीज़ हम पढ़ते भी हैं, ठीक है, कि 1763 के बाद ब्रिटिशर्स ने किस तरह से फ्रांसीसियों को यहाँ पे भी साइड कर दिया था पूरी तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग दी इज बेस्ट नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ज्योतिबा फूले, हमें पता है कि इन्होंने 1873 में क्या बनाया था, बताओ जल्दी से। तो सोशल रिफॉर्म और एंटी कास्ट मूवमेंट के लिए उन्होंने बनाया था ट्रूथ होल्डर्स सोसाइटी, जिसको कि सत्य शोधक समाज के नाम से भी जानते हैं। इनकी वाइफ थी सावित्रीबाई फूले, जिनको कि फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। एक तो है गुलामगिरी और एक है सार्वजनिक सत्य धर्म। सार्वजनिक सत्य धर्म, ओके। ऑप्शन नंबर डी। विच मराठा रूलर फाउंडेड द मराठा एम्पायर? नहीं हो रही है। बंगाल कांग्रेस का जो ब्रेकअप हुआ है इनटू 2 फैक्शंस, जिसमें एक मॉडरेट ग्रुप निकल के आया और एक
रैडिकल ग्रुप निकल के आता है, उसकी बात हो रही है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ सी आर दास, तो विद हुज पार्टिसिपेशन डिड अनुशीलन ग्रुप ज्वाइन फोर्सेज व्हेन द बंगाल, ठीक है, तो इनके उससे, ठीक है, जे एम सेन गुप्ता, ऑप्शन नंबर 3। सूर्य सेन की अगर बात करेंगे तो 1930 में, इनको मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं, 1930 में इन्होंने जो चिटगांग आर्मरी रेड है, चिटगांग आर्मरी रेड है, उसको इन्होंने क्या किया था, लीड किया था। और इसमें फीमेल पार्टिसिपेशन भी देखने को मिला था, प्रीति वड्डेदार, सुनीति चंडेरी, बीना घोष, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के तुरंत बाद उसकी अवधि के दौरान भारतीय जनसंख्या के बहुमत का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो भाई आईटी सर्विसेज तो उस टाइम पे आई नहीं थी, सर्विसेज वगैरह, ठीक है, एग्रीकल्चर ही होगा। वेस्टर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कौन सा यहाँ पर सही होगा? तो इट फॉलोज द लूनर कैलेंडर एंड मार्क्स द सेंट्स डेथ, इट इज सेलिब्रेटेड एनुअली बेस्ड ऑन द सोलर कैलेंडर, इट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इट इज हेल्ड ओनली वंस, नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, इट फॉलोज द लूनर कैलेंडर मार्क्स द सेंट्स डेथ। Which Chola ruler is credited with the extensive overseas expedition to Southeast Asia, particularly against the श्री विजय एम्पायर? आपको पता है पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजय ही रखा गया है, ठीक है, श्री विजयपुरम। तो वहीं पे ही पहले रूल करी थी शैलेंद्र डायनेस्टी, जिसको हराने का काम किया था राजेंद्र चोला द फर्स्ट ने। अब अगर आप फैट वैन में देखोगे तो पूरा मैप के तहत मैप बना हुआ है और उसी मैप में ही लिखा हुआ है कि किस तरह से श्री विजयपुरम, जो जहाँ पर शैलेंद्र डायनेस्टी रूल कर रही थी, उसको यहाँ पे राजेंद्र चोला द फर्स्ट ने, जिनको कि जिन्होंने गंगई कोंडा चोलापुरम का टाइटल लिया था, वो काम नहीं आएगी यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोविंशियल आर्किटेक्चर इन मिडिवल इंडिया एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। बताइए, अगेन लगाइए निट्टो को यहाँ पे और दिखा दीजिए सबको क्या है आप, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखना, और जिसको पता हो वो मत आंसर करना। दिखा देंगे सबको। अब्राहम लिंकन, बिल्कुल सही है। डी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, डी और बी आंसर आ रहे हैं। बी ज़्यादातर लोगों के आ रहे हैं, ओके, बी ज़्यादातर लोगों के आ रहे हैं, डी आए थे इनिशियली, लेकिन शायद लोगों का बी देख के अपने डी को बदल दिया। तो ऐसा नहीं करना है, अपने बी को देख के डी को नहीं बदलना है। अगर डी है तो डी रखिए, ठीक है। बंगाल एंड जौनपुर डेवलप्ड डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल सेपरेट फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत। कोई फैक्ट है? डेटा है? एक्सट्रीम कीवर्ड? रीजनल स्टाइल्स ऑफन मे माइट कुड बी, ये पॉसिबिलिटी को दिखाता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट जनरली सही होते हैं। अभी पीछे देखा था ऑफन वाला देखा था, वो क्या था, गुजरात वाला कुछ था, है ना। रीजनल स्टाइल्स ऑफन ब्लेंडेड, अगर ये ऑलवेज हो जाता तो एक्सट्रीम कीवर्ड होता, एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता। रीजनल स्टाइल्स ऑफन ब्लेंडेड इस्लामिक स्ट्रक्चर्स विद लोकल आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस, बिल्कुल लोकल के साथ ब्लेंड करते होंगे, करते। इंडो इस्लामी का मतलब क्या होता है? इंडो की तरह से हर जगह सेम है। अब मैं समझा नहीं पाऊँगा कि नहीं क्यों सही है क्यों गलत है, ठीक है, बहुत हो चुका है पिछले 3-4 लेक्चर से, पिछले 3 लेक्चर से यही समझा रहे हैं। अब तो एकदम ख़त्म करना है सवाल को। ऐसे सवाल मिलते हैं ना तो एकदम मन गदगद हो जाता है एकदम। उन क्वेश्चन को बनाने का मज़ा ही अलग है, आनंद ही अलग है जो आता ना हो। गलत कह रहे हैं बात, बताओ। बाकी तो हम सीखेंगे इन चीज़ों को, पढ़ेंगे ही, लेकिन अब इतना तो टाइम नहीं ना कि हमारा एग्ज़ाम सिर पे लगा और हम सारी चीज़ें पढ़ने चले जाएं। क्योंकि आप ये क्या, आपको क्या लगता है ये तुम पढ़ लोगे और ये वहाँ पेपर में आ जाएगा? नहीं है, कोई नया बनेगा क्वेश्चन, एकदम नया बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो वो हमें सीखना है कि किस तरह से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। कितना पढ़ना है वो तो आप मुझसे अच्छा जानते हैं, लेकिन पढ़ना कैसे है वो बस मैं आपको सिखा रहा हूँ। वॉट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ तिमुरिक्स, क्या अब यहाँ पर ना आपका, जहाँ पर वही मैं बोलता हूँ, जहाँ स्टेटमेंट होते हैं उसी का तो मज़ा है। अब यहाँ पर एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं बचता है। ऐसे आंसर इसका इंटरनल वॉज ड्यू टू पार्टीशनिंग होगा, ठीक है। पता है तो ठीक है, नहीं तो